हेलो बच्चों, मैं अनिल कुमार झा आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बैलेंसिंग पार्ट। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैलेंसिंग होता है क्या है केमिकल रिएक्शन में। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ छोटा सा, बिल्कुल आसान वाला, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो रिएक्शन क्या है आपका, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, प्यारा सा रिएक्शन है। देखो कितना आसान रिएक्शन है ना। H2 प्लस O2 गोज टू H2O, ठीक है। और एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं आपको, एक और रिएक्शन लिखता हूं बच्चों, ठीक है। डिस्टर्ब आ गया। Zn प्लस H2SO4 goes to जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये आपका रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने दो रिएक्शन लिखे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। ये H2 प्लस ये H2 प्लस O2 गोज टू H2O, ठीक है। दूसरा है Zn प्लस H2SO4 गो टू ZnSO4 प्लस H2। तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों में क्या इक्वल है या नहीं है। बस हमें ये देखना है जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसमें, उस एलिमेंट के जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स है, क्या उतना ही उसी एलिमेंट के उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में है या नहीं। अगर उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी है जितना रिएक्टेंट में है जिस एलिमेंट के, तो हम क्या कहेंगे, वो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है और हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो हम चेकआउट करते हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है आपका 2, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। पर देखो क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस है आपका। ऑक्सीजन का आइटम यहाँ पे कितना है 2, जबकि यहाँ पे क्या है एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि ये रिएक्शन आपको बैलेंस नहीं है। अब इसमें देखो जिंक यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे एक जिंक सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल जिंक है, ठीक है। तो जिंक तो बैलेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जिंक का नंबर ऑफ एटम तो सेम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है बच्चों 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सल्फर कितना है यहाँ पे 1, सल्फर 1, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, ऑक्सीजन यहाँ पे भी आपका 4 है। यानी कि ये वाला रिएक्शन आपका ऑलरेडी क्या है, आपका बैलेंस है। क्यों बैलेंस है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है एलिमेंट के, उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट है आपका एलिमेंट्स में। क्लियर है। तो अगर हम इसको लिखेंगे टेबलर फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हो तो ऐसे लिखो, यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो, प्लस में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बता दिया। यानी कि जो एरो से पहले होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो रिएक्शन के बाद और एरो के बाद मिलता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। मैंने समझा रखा है इसको, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। जिन्होंने नहीं देखी उसके लिए लिंक उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है, पहले आप ये देखो एलिमेंट आपका कितना प्रेजेंट है। देखो एक तो आपका जिंक प्रेजेंट है, दूसरा क्या है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 मत लिखना, आप हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन का सिंबल लिखोगे। तीसरा क्या है बच्चों आपका सल्फर, और क्या है आपका ऑक्सीजन। यानी कि 1 2 3 4 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 ही एलिमेंट है। तो याद रखना जिंक रिएक्टेंट में कितने बच्चों, जिंक के आइटम सिंगल है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बच्चों यहाँ पे 2, और सल्फर कितने बच्चों यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितने बच्चों यहाँ पे 4। ये है आपका। तो रिएक्टेंट में देखो जिंक आपको कितना है 1, सल्फर कितना है, एक सिंगल सल्फर है बच्चों, सल्फर भी आपको यहाँ पे एक ही है, ठीक है।
और ऑक्सीजन कितना है 4, तो ऑक्सीजन के लिए क्या क्या लिखोगे आप 4, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन कितना बच्चों यहाँ पे 2, हाइड्रोजन में यहाँ पे कितना आपका 2। तो अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, यानी कि रिएक्टेंट जितना है वो प्रोडक्ट, यानी कि ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या आपका ये बैलेंस है। आई बात समझ में, ये तो बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देते हैं, क्लियर है। अब जो करना है जो अनबैलेंस है, तो ये वाला रिएक्शन क्या है हमारा अनबैलेंस है, तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो इसके ऊपर फोकस करते हैं, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। इसको तो मिटा ही देता हूँ मैं, ठीक है। देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो मैंने हालांकि कुछ रिएक्शन लिख रखे हैं जो कि आपको मुझे समझाना है, एग्जांपल देना है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सेम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स। मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक भी कैसे करते हैं, क्लियर है। एलिमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे आपका रिएक्टेंट बताओ 2, ऑक्सीजन कितना बच्चों 2, प्रोडक्ट में कितना है हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में आपका 2, ऑक्सीजन कितना है बच्चों यहाँ पे 1। अब खुद से सोचो कि जब ये आपको 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 2 और प्रोडक्ट में कितना है 1, तो उसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। क्या करो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया इक्वेशन क्या बन के आएगा वो देखो। तो आपने किधर मल्टीप्लाई किया ये बताओ, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया है ना, तो रिएक्टेंट आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, इसको ऐसे लिखो H2 + O2, इधर कुछ नहीं किया इसको छोड़ दो। अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, जो भी आप एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर रहे हो लगा रहे हो वो कंपाउंड के पहले आएगा, ये कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, इस कंपाउंड के पहले आएगा। तो 2 लगाओ यहाँ पे H2O। अब चेक करो क्या ये जो आपका टेबल था क्या ये सही है, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है अपना देख लेना। एलिमेंट, एलिमेंट क्या है वही है 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है अभी बच्चों 2, ऑक्सीजन कितना बच्चों यहाँ पे 2, क्लियर है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4 लिखोगे, जबकि ऑक्सीजन कितना हो गया आपका यहाँ पे 2 हो गया। अब लो एक और प्रॉब्लम आ गई, जो पहले ही बैलेंस था हाइड्रोजन अब वो अनबैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, फिर वही करना है, ये 4 है इसको भी 4 करना है। इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या रिएक्शन बनेगा, तो मैं ऊपर वाला टर्म ये टर्म ओके बच्चों। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं कि H2 + O2 मिलकर 2H2O बनाता है, क्लियर है। तो हमने अभी जो इससे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपका हाइड्रोजन था पहले बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों अनबैलेंस हो गया। तो अब इस हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया था कि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। जब इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन को तो क्या बनाएगा खुद से सोचो, यहाँ पर नया प्रोडक्ट क्या होगा, आपने हाइड्रोजन को आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2H2, ठीक है। प्लस में ऑक्सीजन में कुछ नहीं किया तो ऑक्सीजन आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, गोज टू क्या होगा यहाँ पे आपका, इधर तो आपने कुछ नहीं किया तो सेम ही रहेगा, ये क्या रहेगा 2
H2O, यानी कि ये आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब दोबारा सेम प्रोसेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट क्या है बच्चों, हाइड्रोजन कितने एटम हो गया, 2 या 4 एटम हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने एटम है यहाँ पे, 2। इधर देखो 2 या 4, यहाँ पे कितना एटम है, 4, और ऑक्सीजन कितना एटम है यहाँ पे आपका, 2 एटम है। आई बात समझ में, ये तो दो आपको समझ में आ गया कि क्या है। तो ये अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ पे आपका ये बैलेंस हो गया। तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे बैलेंस हो गया, खुद से सोचो ना, कि ये इसी रिएक्शन को तो हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, इसी को तो हमने लिखा है। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये क्या आपका बैलेंस्ड है। तो हम लिखेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस रिएक्शन ये बताओ बच्चों, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन क्या होगा, इसको अब आपने बैलेंस किया तो क्या होगा, खुद से सोचो, ये यही रिएक्शन आएगा यहाँ पे 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O, ये आपका बैलेंस रिएक्शन आपको मिल गया। आई बात समझ में, तो ये था आपका, कुछ इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। एक बुक का एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल करते हैं, क्लियर है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल करने की कोशिश हम करते हैं, ओके, जो कि आपकी बुक का है। क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इस केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए। मैं आपको 1 स्टेप में भी बैलेंस करना सिखाऊंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करने से ही आपको, प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा। ये जो रिएक्शन है इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम सारे के सारे, जिससे कि आपको क्लियरिटी के साथ बैलेंसिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, गारंटीड देता हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना बैलेंसिंग के ऊपर में, तो गारंटी देता हूँ बैलेंसिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट मी एंड आई विल मेक ए वीडियो ऑन योर डाउट्स। ओके, सो कंटिन्यू। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं। आपका क्या है, आपका बुक का है आपका Fe प्लस H2O, यानी कि जब Fe का रिएक्शन कराते हैं हम H2O के साथ, ठीक है, Fe का रिएक्शन जब कराते हैं H2O के साथ, तो ये बनाता है आपका Fe3O4, Fe3O4 प्लस में H2, ठीक है, ये फॉर्म होता है। यानी कि आयरन का रिएक्शन जब H2O के साथ कराओगे तो Fe3O4 प्लस H2 बनाएगा। अब इसको हमें बैलेंस करना, ये हमारा बैलेंसिंग का मुद्दा है, पर्पस है। तो जैसे आपने उसका किया था H2O2 का, कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। क्लियर है, ओके, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा जो आपने भी सीखा है। तो आपने क्या सीखा, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स, इन द रिएक्टेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट क्या है बच्चों, सबसे पहला तो आयरन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, यही 3 है ना भाई, कोई अलग तो है नहीं हमारे पास। तो आयरन कितना है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है देखो सोचो 2 ही है। चलो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है बच्चों 4। अब लो 3 एलिमेंट हैं
और दो अनबैलेंस्ड है, एक ही बैलेंस है, तो किसको कैसे बैलेंस करेंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना, पहले इसको बैलेंस करें, पहले इसको बैलेंस करें। हमारा क्वेश्चन ये है, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ कि आयरन यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ पर आयरन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन आपका बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो किसको पहले बैलेंस करने का बेनिफिट मिलेगा? पहले आयरन को करें, चलो आयरन को करके देखते हैं, क्या पता हो जाए बैलेंस, तो अच्छी बात है, हो जाना चाहिए, है ना, हो जाएगा बैलेंस, ऐसी कोई बात तो है नहीं। चलो आयरन को करते हैं, ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो हो जाएगा। तो क्या होगा, रिएक्शन क्या बनेगा, खुद से सोचो, किसमें आपने मल्टीप्लाई किया है? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में तो क्या होगा, 3Fe, सिर्फ Fe को करोगे और कुछ किसी को कुछ नहीं करोगे, इसको कुछ छेड़ना भी मत, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आयरन वाले पार्ट में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आयरन वाले पार्ट में ही 3 नंबर लगाओगे, ठीक है, इसको छेड़ना भी मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाओगे, H2O, ठीक है, 3Fe प्लस H2O गोस टू क्या बनाएगा, जो सेम है वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं है। Fe3O4 प्लस H2, ये तो सेम ही रहेगा, क्लियर है। अब सेम एलिमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे वही एलिमेंट वो सेम ही रहेगा, FeH और ऑक्सीजन। आयरन कितना है यहाँ पे आपका, रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में आयरन कितना है 3, ये तो होना ही था बैलेंस, क्योंकि बैलेंस किया है ना, ओके। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे आपका, ये तो बेचारा शांत है, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका 4। अब क्या है, आयरन हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन दिख रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, खुद से सोचो, जैसे ही आप इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आयरन वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, इधर वाला पार्ट भी सेम रहेगा, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा 3Fe प्लस, अब ऑक्सीजन किसके साथ है, हाइड्रोजन अटैच है, तो इसके पहले यहाँ पे 4 लगेगा, क्या हो जाएगा आपका 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O गोस टू क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe3O4 प्लस में H2, ये तो सेम ही रहेगा, क्लियर है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, सेम लिखेंगे, तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि मैं इतना झुकता नहीं हूँ लिखने के लिए, फिर भी बोर्ड कम है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्लियर है। एलिमेंट क्या है आपका, FeH और O, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ रिएक्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, क्लियर है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितने एटम्स हो सकते हैं बताओ, आयरन के तो सेम ही रहेगा, आयरन में हमें कुछ छेड़छाड़ करा नहीं है, इसको तो 3 लिख दो, ठीक है। अब हमने किस में छेड़छाड़ किया था बच्चों, अच्छा आयरन का 3 ही है, हाइड्रोजन कितना होगा 4 to 8, ओहो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, हाइड्रोजन 8 हो गया, और ऑक्सीजन कितना बच्चों यहाँ पे 4, ये तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 लिख दो। हाइड्रोजन 4 to 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चे 2 ही है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2, अब आसान हो गया है ना, अब बहुत आसान हो गया। आयरन हो गया, बच क्या गया, हाइड्रोजन बच गया, तो इस 8 को, इसको भी 8 करना है, तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपका रिएक्शन मिल जाएगा। इसको मिटा के कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले को मैं इसको मिटा क्यों दिया, चलो मैं इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगा सोचो, 3Fe, ये क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O
गोज टू Fe3O4, तो सेम ही रहेगा, प्लस में 4H2 हो गया बैलेंस। अब ये तो सेम ही, यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ, 3Fe है आपका, इसको कर दो ऐसे 3Fe। हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था 8, तो इसको भी क्या कर दो 8 कर दो। ये भी क्या हो गया आपका 4 2 8, ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 8 कर दो, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 4 4, तो यहाँ पे भी 4 4 कर दो। यहाँ पे, वहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली मैं ये टेबल बना रहा हूँ, क्लियर है। तो अब 3Fe यहाँ पे क्या लगा दो, इसके अकॉर्डिंगली ये क्या जाएगा 4H2 और ये Fe3O4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 4H2 हो जाएगा। हो गया बैलेंस्ड, ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन मिल गया, इसको मिटा दो, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। क्लियर है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है। पहले वाला स्टेप था वो, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, बहुत आसान था। ओके, अब एक क्वेश्चन है छोटा सा कि हम बैलेंस करते क्यों हैं, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका भी आंसर मैं दे देता हूँ। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक ही रीजन होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनी केमिकल इक्वेशन balanced to follow the law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और इसको हम, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझाने के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, यहाँ तक समझाया ना, बहुत ही आसान बच्चों यार। पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है, बोरिंग से लग रहा होगा, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब उसको बैलेंस करोगे ना वन स्टेप में, तो बहुत ही आसान लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक लाइन है, मास कैन बी, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी तो होगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction। ये चीज़ समझ आ गया। अब जरा सोचो, जैसे मैंने H2 लिया प्लस O2 लिया और मैंने वाटर बनाया, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपका, हाइड्रोजन का मास होता है आपका 2, 1 होता है, 1 × 2 + 16 × 2। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 एटम है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का मास 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। और सेम यहाँ पे करो तो कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस में 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का मास 2 होता है, तो इसका मास कितना हो गया 2 प्लस में 16 दूनी 32, जबकि इसका मास कितना हो गया 2 प्लस में 16, तो ये कितना हो जाएगा 32 2 34, जबकि ये कितना हो जाएगा 16 2 18। अब बताओ, ये 34 यूनिट है, ये 18 यूनिट है, गया कहाँ, जो बचा हुआ मास है वो कहाँ गया बच्चों, हैनोलॉजिकली। तो इसने क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने, मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मास तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। यहाँ पे 34 यूनिट था और यहाँ पे आपका 18 यूनिट है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है मास का, तो गया कहाँ मास। तो अब ध्यान दो, तो यहाँ पर उतना ही मास लॉस हुआ है जितना एक एटम ऑक्सीजन का है, कम है।
यहाँ पे ऑक्सीजन कितना एटम था, 2 एटम था, यहाँ पे 1 एटम है, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का ही मास लॉस हुआ, यानी कि यहाँ पे 18 यूनिट है, अगर प्लस इसमें 16 कर दो तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना? तो मास उतना ही लॉस हुआ है जितना एटम का लॉस है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसको एटम्स को बैलेंस कर दो तो बैलेंस हो जाएगा, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फॉलो भी करेगा। आई बात समझ में? तो यही बात है कि हम एटम्स को ही बैलेंस करते हैं जिससे कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो हो पाए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, और क्योंकि बच्चों को पता है यूट्यूब पे अपलोडिंग में टाइम लग जाता है, हालांकि मैं करवा तो देता है इसको शॉर्ट ट्रिक आज ही, लेकिन अपलोडिंग में टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसी को कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आते ही 1 बाय 1 करके फटाफट से करवा दूंगा। क्लियर है? सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करो और इसको कोशिश करो कि अगर आप खुद से कर पाओ तो ठीक, नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ये शॉर्ट ट्रिक। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लेंगे जो बैलेंसिंग में किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो बैलेंसिंग वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपका मैं खत्म करवा दूंगा। ओके, सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।